अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हुकूमत की तरफ से पिछले एक माह में 26वीं तरमीम के बाद बहुत ही खुशी के आसार नमूदार हो रहे हैं, लेकिन सिलसिला थमता नहीं है, बल्कि अब इतलात हैं कि 27वीं तरमीम पर भी खामोशी के साथ काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन नाक़दीन की ये राय है कि कम अज़ कम 26वीं तरमीम के हवाले से जो रिजर्वेशन हैं, ख़ुद इत्तेहादी जमातों की भी, अपोजिशन तो दूर की बात है, वो रिजर्वेशन अभी तक दूर नहीं हो सकी हैं। और शायद यही वजह है कि 27वीं तरमीम के मामले पर हुकूमत को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अभी तक जो कदम उठाए गए हैं कि उसमें कितनी गलतियां सरजद हुई हैं और कितना कुछ करने को है जो कोई बेहतरी की गुंजाइश की सूरत में 27वीं तरमीम में किया जा सकता है, इसी पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे कि सियासी तौर पर इसके क्या असरात होंगे। इस पर बात करने के लिए मौजूद है ना सिर्फ ये कि सीजन पॉलिटिशियन है, साबिक गवर्नर सिंध है, मुस्लिम लीग नून का अरसा दराज तक हिस्सा भी रहे हैं, मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये बताएगा कि पिछला एक महीना बड़ी भरपूर हैपनिंग्स रही विफाक के अंदर भी, और फिर उसका हतमी नतीजा हमने 26 अमेंडमेंट की सूरत में देखा। सर आपके ख्याल में क्या ये समझा जाए कि ये डेमोक्रेटिकली एक एफर्ट था जो कि नज़र आया इस अमेंडमेंट की सूरत में, या फिर जिस तरह अपोजिशन ये तनकीद कर रही है कि बज़ाहिर मुसव्वदा पकड़ा दिया गया और उसके बाद उस पर अमल दरामद कर दिया गया, तो आपको क्या लगता है क्या वाकई पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लिमानी सिस्टम की जीत हुई है इन अमेंडमेंट्स की सूरत में? मेरा ख्याल है इसमें जो अफसोसनाक बात है, देखें अमेंडमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। एक आइन 1973 में आया है और इससे पहले 25 अमेंडमेंट्स हुई हैं। ये कोई रोज का खेल नहीं होता अमेंडमेंट करना आइन में, और इतनी फार रीचिंग अमेंडमेंट करना जो 26वीं तरमीम में पहले करने की कोशिश की गई थी सितंबर में, और उसमें से बहुत सी चीजें ड्रॉप आउट करनी पड़ी है एट द लास्ट मोमेंट। जो अफसोसनाक बात है कि जो तरीकेकार होना चाहिए अमेंडमेंट लाने का, कि अमेंडमेंट को पब्लिक नॉलेज में लाना चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए कि क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पाकिस्तान के आइन के हवाले से, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सब हवाले से। और सबसे ज्यादा अहम कि क्या पब्लिक को इंसाफ मिलेगा इसके वजह से। तो वेट हो ही नहीं। हमने दोनों दफा जो देखा, पहले सितंबर पे तो रात को मीटिंग्स हो रही थी और सुबह को अमेंडमेंट लाना था, लेकिन वो मौलाना साहब की वजह से नहीं ला सके। उसके बाद अभी जो अमेंडमेंट जब लेके आए हैं, और उसमें भी हमने देखा कि लास्ट मिनट पर पहले एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग जाती उमरा में हो रही है, कराची में हो रही है, फिर उसके बाद बिलावल साहब रात के 1 बजे पहुंच रहे हैं, एक दिन पहले अमेंडमेंट से, मौलाना साहब के घर इस्लामाबाद में। तो मेंबर्स ने कब डिस्कस किया होगा, मेंबर्स को कब, एमएनए को या सेनेटर्स को तो टाइम ही नहीं मिला कि ये चीजें सारी डिस्कस की जाए और उसकी इम्प्लीकेशंस, और पब्लिक का, जनरल पब्लिक को तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो ये इसके जो तरीकेकार था, दैट इज नॉट द प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे, और इससे पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो आगे नहीं बढ़ी, पीछे गई है। एक ज़िमनी सवाल कि आपके ख्याल में अब 27th अमेंडमेंट की भी बात हो रही है, और ये कि 26th अमेंडमेंट में जो बुनियादी टारगेट था हुकूमत का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम करना, जजेस और चीफ जस्टिस की तैनाती के तरीक़ाकार को तब्दील करना, आप कैसे एवेलुएट करेंगे? हुकूमत ने वो टारगेट अचीव कर लिया, या आपके ख्याल में हुकूमत बैकफुट पर गई इन अमेंडमेंट्स में? तो एक एक चीज तो उन्होंने अचीव कर ली, जो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट के हवाले से। लेकिन जैसे ही वो अमेंडमेंट पास हुई, विद इन आवर्स ऑफ दैट, या एक आध दिन में, हुकूमत ने रियलाइज किया कि उसमें जो वो चाहते थे, जिस तरह से वो चाहते थे कि सब कुछ आ जाए, वो नहीं हुआ। और उसका इजहार फिर हमने खुद सुना कि हुकूमती अहदेदारों की तरफ से बैरिस्टर अकील ने कहा सुकम रह गया है 26वें अमेंडमेंट में। ख्वाजा आसिफ ने फिर पहली दफा इंडिकेशन दी कि 27वीं अमेंडमेंट की भी जरूरत होगी, क्योंकि जो चीजें रह गई हैं सब। राना सनाउल्लाह ने भी उसका जिक्र किया, फिर लॉ मिनिस्टर ने कहा नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि देखिए, जैसे ही 26वीं अमेंडमेंट आई और उसके फौरन बाद जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था चीफ जस्टिस याया अफरीदी का, उसमें उन्होंने उस कमेटी की तश्कील दोबारा चेंज कर दी, जो कि जस्टिस फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब को निकाल के और जस्टिस अमीनुद्दीन को लागू किया था। अब जस्टिस अफरीदी ने जब जस्टिस मुनीब को वापस लेके आए, तो हुकूमत के लिए जाहिर सी बात है, उनको ये डर खौफ तो आ गया कि ये तो, अगर ये कमेटी फैसले करेगी कि जी कौन सा केस लगना है, कब लगना नहीं ना सर, मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मकसद तो जो था मेरा ख्याल है वो तो मकसद हो गया उनका, यानी वही दोनों शख्सियात घूम फिर के वापस उस कमेटी का हिस्सा बन गई हैं। तो ये अदलिया को बेसिकली आपके ख्याल में उन्होंने जो कंट्रोल करने की एक कोशिश की थी वो कामयाब हुई है, नाकाम हुई है?
आप कह लें 50% कामयाब हुई है, 50% नहीं हुई है, लेकिन उनको तो सब कुछ कामयाब करना था। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मराहिल रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने के, बिकॉज असल तो मार्का वही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन तो वही लगेगी, पॉलिटिकल केसेस तो वही लगेगी। लेकिन जो सुकम रह गया, वो जिसका जिक्र भी किया है कि बहुत सी चीजें अनक्लियर है, कि ये कौन फैसला करेगा कि जी कौन से केसेस जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे, और कौन से केसेस आम जजेस हैंडल करेंगे। क्या चीफ जस्टिस उसको भी हेड करेंगे या नहीं हेड करेंगे? अगर चीफ जस्टिस उसको हेड नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, तो वो तो फिर एक जाहिर सी बात है, वो एक ब्रॉडर एक प्रोस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चाहिए होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी हो। असल तो सुप्रीम कोर्ट का काम है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जमीनों के केसेस में भी इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है राइट और रॉन्ग के बेसिस पर, बट वो एक छोटी चीजें होती हैं। जब आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आप वो मुश्किल चीजें अवाम की नजरों में जो है, जैसे 2024 के इलेक्शन के हवाले से कैसे इंसाफ होना चाहिए, मखसूस नशिस्तों के हवाले से कैसे इंसाफ होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की कंडक्ट के हवाले से, तो अगर तो, और ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात हुकूमत को आ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कमेटी बनी 3 रुकनी, अब ये सुन रहे हैं कि इसको शायद चेंज करके 5 रुकनी कर दिया जाएगा और वो 2 जजेस और डाले जाएंगे। सो अभी बहुत सी चीजें होनी बाकी हैं। सो अब ये नहीं कह सकते कि हुकूमत कितना सेफ महसूस कर रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है कि हुकूमत ये जो 26वीं आईनी पैकेज है, इससे वो हम्म। तमाम अहदाफ हल नहीं कर सकेगी, हासिल नहीं कर सकेगी जो उनका ओरिजिनल ख्याल था। सर आपने बड़े अंदाज में वैसे जो लूप होल्स रह गए हैं हुकूमत की तरफ से उनकी निशानदेही की है। एक मसला जो कि इस अमेंडमेंट का था वो 9 मई के मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल भी था, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर लास्ट मोमेंट के ऊपर अपोजिशन की तरफ से भी रिजर्वेशन जाहिर की गई, JUIFA ने भी की। लेकिन अब आपको लगता है कि 27th अमेंडमेंट के टाइम हुकूमत वो मकसद भी पूरा कर लेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि कुछ अमेंडमेंट्स इस मरतबा और कुछ अगली में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तो ये कि इस हवाले से, और दूसरा ख़ुद आप सिंध में मौजूद हैं तो MQM का भी एक रिजर्वेशन थी कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको ज़्यादा एम्पावर करना है। वो शिक भी आपको लगता है, क्योंकि वो उनकी अवलिन शराइत में शामिल थी, आपको लगता है कि वो जो इत्तेहादियों के भी एक तरीके से मुतालबात थे वो तमाम एड्रेस करने की कोशिश करेगी हुकूमत नेक्स्ट अमेंडमेंट में? देखिए ना, उसमें मुश्किल ये है कि वो पहले भी कर सकती थी। एमकेएम का मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ कि एमकेएम जो कहती है कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से इख्तियारात, वो बिल्कुल सही उनकी डिमांड है, कोई गलत डिमांड नहीं है, और होना भी चाहिए पाकिस्तान के आइन के हवाले से। या पाकिस्तान में अगर हम कहते हैं कि ग्रास रूट्स लेवल पर इंसाफ होना चाहिए। अब अगर आप एक चीज देख लें कि एनएफसी अवार्ड जो होता है, उससे सेंट्रल और सूबों के दरमियान एक तरह से एग्रीमेंट है कि जी तकसीम कैसे होगा, जो जो भी रेवेन्यू हुकूमत पाकिस्तान कलेक्ट करता है। अब वहां तक तो हो जाता है, लेकिन उसको नीचे लोकल गवर्नमेंट के लेवल तक भी ला के तकसीम करना और शहरों के दरमियान तकसीम करना, ये एक बड़ा फंडामेंटल चीज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होना सबसे फंडामेंटल चीज है। उसको हम बैक बर्नर पर डाल देते हैं और हम क्लेम करते हैं। सो अब एमकेएम का जो डिमांड है, और बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड है, वो पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी वजह से वो 26वीं अमेंडमेंट में नहीं आई थी। अब आइंदा आ सकेगी या ना, नहीं आएगी, और एमकेएम को कैसे पैसिफाई करते हैं मेरा ख्याल है देखना होगा। बट थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि अगर वो नहीं भी करेंगे तो एमकेएम ऐसे ही काम करती रहेगी। एमकेएम के पास चॉइस है नहीं, क्योंकि उनके पास ज्यादातर सीटें जो है वो 47 के बेसिस पर है। तो वो इतने बोलने के लिए, इतना चैलेंज करने के लिए वो मेरा ख्याल है उनके पास है नहीं पोजीशन। जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आपने सवाल किया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से है कि इंसान, पाकिस्तानी अवाम के फंडामेंटल राइट्स क्या है। अगर किसी हम्म। के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है, तो उसके पास, उसको राइट है अपने आप को डिफेंड करने का इन अ सिविलियन कोर्ट। और ये पाकिस्तान इज अ सिग्नेटरी टू यूएन कन्वेंशन एज वेल, और उसके तहत भी ये हर शख्स का राइट होता है कि उसको डिफेंड करने की भी इजाजत हो और अपील फिर करने की भी इजाजत हो। तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास केस भी पड़ा हुआ है, वो अभी तक पिछले 1 साल में फैसला नहीं हुआ था। और इसको कैसे हुकूमत लेगी, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसे देखा गया है कि वो शायद इस चीज को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
तो ज्यादा जो मुश्किल क्लॉसेस थे जो ओरिजिनल सितंबर के ड्राफ्ट में थे, वो ड्रॉप तो करने पड़े थे। अब वो 27वीं अमेंडमेंट में दोबारा कंसेंसस कैसे बिल्टअप करेंगे, ये एक काफी चैलेंजिंग चीज होगी, इतना आसान नहीं होगा। सर, अब आपकी अपनी एक्सपर्टीज भी इकोनॉमी रही हैं, तो कुछ चीज़ों के ऊपर मैं चाहूँगी आपकी राय ज़रूर लूँ आखिर में। एक तो ये कि ये वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब गए, वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की है। अब इत्तलात ये हैं कि वहाँ से भी तकरीबन $2.5 अरब से ज़्यादा मिलने की पाकिस्तान को उम्मीद है। फिर अब IMF की शराइत में चीन और दीगर ममालिक के कर्जे रोल ओवर करने की बात की गई थी। आई थिंक चीन के हवाले से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, लेकिन बिलाखिर IMF का अग्रीमेंट हो चुका है। अब ये बताइएगा कि क्या हम वाकई वो जो एक साइकिल था जिसमें हम महंगाई में फंसे हुए थे, सब चीज़ें डाउनफॉल की तरफ जा रही थी, उससे कुछ बाहर आने के असरात आपको नज़र आ रहे हैं कुछ की पॉसिबिलिटी है, या फिर अभी साल डेढ़ बड़ा मुश्किल होगा? क्योंकि बेसिकली हुकूमत की तो ये तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि महंगाई में वाज़े कमी आई है, लेकिन आप भी जानते हैं कि महंगाई की रफ्तार में कमी आई ज़रूर है, लेकिन महंगाई में कमी नहीं आई है। देखिए, एक तो हम जब कंपेयर करते हैं और मईशत का जब होता है कि जी अच्छी है या बुरी है, वो किसी अतबार से होता है। यानी कि इस वक्त मईशत पिछले साल इस वक्त के मुकाबले में कैसी है, जी। क्योंकि वो ऑन इट्स ओन तो कोई चीज मीनिंगफुल नहीं होती है। तो पिछले साल के मुकाबले में अगर हम देखें, आपने महंगाई का जिक्र किया, तो उसमें कमी आई है, और उसकी नेचुरल चीज बात थी वो कमी आने की। तो बिकॉज पाकिस्तान में 38%, 38% CPI इन्फ्लेशन कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। उससे ऊपर जा ही नहीं सकती, उससे नीचे ही आनी थी। थोड़ा सा आपने वो करना था, क्योंकि एक जो सबसे बड़ा जो चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान की मीशत को अनफॉर्चुनेटली और लोगों को जो झाका दिया जाता है कि पाकिस्तान की मीशत का जो मायार है जज करने का हुकूमत की तरफ से, वो ये होता है कि जी क्या डिफॉल्ट करेगी पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। अब ये ऐसे ही है कि एक पेशेंट है जो कि बिल्कुल उस पर है ICU पर, और वो ये क्वेश्चन हो कि जी क्या वो जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, और फिर जब बच जाए तो आप शादमाने बजाएं। तो यस, पाकिस्तान उस ट्रैप से बाहर है, उस खदशे से बाहर है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन होती है कि डिफॉल्ट उस सूरत में होते हैं जब आपके पास डॉलर्स की कमी होती है। IMF एग्रीमेंट होने का मतलब यह है कि IMF से भी आपको डॉलर्स मिले, और फिर दूसरे जो बैंक्स हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या दूसरे कमर्शियल बैंक्स हैं, उधर से भी हमें इस बेसिस पर पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ गई है और मिलेंगे भी। तो वो उस, लेकिन खतरा अगर आप कहें कि क्या पाकिस्तान की मीशत बाहर उससे आ गई है, या आइंदा चंद सालों में वो हम बेहतर नताइज देखेंगे, वो तो खैर बहुत दूर की बात है। क्योंकि अगर इसी पीरियड में देखें, पिछले एक साल में अगर महंगाई कम हुई है तो गुर्बत बढ़ी है। पाकिस्तान के जो अवाम तकरीबन 40% पाकिस्तान के अवाम उस रेड लाइन से नीचे थे, पॉवर्टी लाइन से नीचे थे, तो अब वो बढ़ के तकरीबन 41% हो गई। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बिल्कुल दूसरी चीज होती है और फंडामेंटल चीज होती है मीशत को जज करने के लिए। बाहर से पैसे आने का मतलब ये नहीं होता कि मीशत ठीक होने की, वो तो आपका खतरा टल गया। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है, और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी जो फंडामेंटल है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वो अभी नहीं हुई है। पाकिस्तान की इसी वजह से गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तान के बढ़ता चला जा रहा है, एक नंबर ऑफ पीपल गोइंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो ये जो खतरात हैं ये तो लेकिन बहुत ही फंडामेंटल है, लेकिन अच्छा, उसके लेकिन साथ जुबैर साथ साहब, मैं माजरत आपकी ये बात जरूर काट बता रही हूँ दूं सर, तो, लेकिन एक चीज़ अगर आप हमें बेहतर समझा सकें कि अब पाकिस्तान की जितनी आमदन होती है उसका सर 40-45% के करीब तो हम कर्ज़ों की अदायगी या कर्ज़ों पर जो सूद है उसकी अदायगी में ही दे देते हैं। तो अगर हम मज़ीद कर्ज़े लेंगे, जो ख़बरें आ रही हैं कि IMF के कर्ज़े के अलावा भी हमने बैनुल अक़वामी जो दीगर इदारे हैं उनसे मज़ीद कुछ कर्ज़ ले लिया है, तो आपके ख्याल में फिर हम ये कर्ज़ों के साइकिल से तो निकल नहीं सकेंगे? तो उसका कोई फार्मूला हुकूमत के पास नहीं है? कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के आने से उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो सही सिमत में इकोनॉमी को लेके जा रहे हैं ये? देखिए कर्जे जो है पिछले चंद सालों में जितने बड़े हैं, अनप्रेसिडेंटेड है। मैं एक दो फिगर्स अगर आपको बता दूं कि PMLN की जो 5 साल की हुकूमत थी 2013 से 2018, उसमें 10.4 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा हुआ था कर्जों में। फिर PTI की जो 40 महीने या 42 महीने की हुकूमत आई थी, उसमें 19 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। और पिछले 2 साल में तकरीबन 23 ट्रिलियन रुपीस का इजाफा हुआ है कर्जों में।
और ये रफ्तार जिस तरह से जा रहे हैं हम, वो बढ़ती जाएगी। उसकी बड़ी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो गैप होता है, रेवेन्यू जितना हम टैक्स कलेक्ट करते हैं और जितने हमारे अखराजात हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अब कर्जे भी बढ़ते चले जाएंगे और कर्जे महंगे भी होते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, हमारा एक बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है रेवेन्यू कलेक्शन का, वो कर्जों की अदायगी में चला जाता है। और अभी भी अगर आप बात सुनेंगे, ज्यादातर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर है, वो कर्जे मिलने पर खुशी का इजहार करते हैं। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। कर्जे मिलना तो एक खराब इंडिकेटर होता है कि जी आप बढ़ते चले जाए आपके कर्जे, तो फ्यूचर जनरेशन जो है वो कैसे अदा की जाएगी। उसका एक ही तरीका है कि अपना आप अखराजात को बहुत ही ज्यादा सख्त तरीके से उसको कम करें और बहुत ज्यादा कम करें और अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, ताकि वो जो गैप है बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, वो कम होगा तो आपके कर्जे कम होंगे। अदरवाइज तो ये जो साइकिल है, आप इतना ज्यादा बोझ भी डाल देते हैं अवाम पर कर्जों की मद में, और फिर उसके बाद अपने अखराजात उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो तो कोई फायदा नहीं होता। ये एक घर की एग्जाम्पल है। आप अपना इनकम बढ़ाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा आप अपने अखराजात बढ़ाएंगे, तो सिचुएशन ज्यादा खराब हो। And that is what is happening, has been happening with पाकिस्तान के अखराजात पर कंट्रोल जब तक नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा आप टैक्सेस का बोझ बढ़ाने से। अच्छा, करना चाहूँगी सर आपसे वो ये कि आपके ख्याल में इस वक्त दो जो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मजबूत हुकूमत में है, एक मजबूत अपोजिशन में, लेकिन दोनों जो हैं वो अपने अपने सरबराहान की गैर मौजूदगी की वजह से बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नज़र आती हैं। नवाज शरीफ साहब भी सही मायनों में लीड नहीं कर रहे हैं नून लीग को, और पीटीआई के कायद तो खुद जेल में हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसे ऐसे माहौल में डेमोक्रेटिकली भी क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम को चलाने में मददगार साबित हो रही है? क्योंकि दोनों तरफ से लग रहा है कि रस्साकशी का एक अमल है जो कि जारी है, अपोजिशन की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी। इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में कि जो बुनियादी तौर पर लीडरान हैं वो मौजूद नहीं है, या वो माजी के जो आखिरी इलेक्शन है 8 फरवरी के, उससे मायूस नजर आते हैं? जो मुस्लिम लीग का तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है पीटीआई के मुकाबले में। पीटीआई के तो लीडर जाहिर है जेल में, अपनी मर्जी से जेल में नहीं, उनको डाला गया जेल में, तो वो उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी इफेक्ट भी होती है। आपने देखा पीटीआई ने फैसला साजी में कोई अच्छे फैसले नहीं किए पिछले 1-2 महीने 3 महीने में, जिस तरह से अच्छे फैसले करने चाहिए थे। उसकी वजह यही है कि लीडर है नहीं और आपस में रस्साकशी है और ग्रुप्स हैं। वो ग्रुप्स जाहिर है कभी एक प्रिवेल करता है, कभी दूसरा प्रिवेल करता है। और ये जो है पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। और ये मेरा ख्याल है जो हमारे करते धरते हैं उनको देख सुनना चाहिए, देखना चाहिए और एहसास करना चाहिए कि ये पहले भी ये अमल सही नहीं साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। मियां नवाज शरीफ तो जाहिर है अपनी मर्जी से एक्टिव नहीं है। और ये एक चीज ऐसी है कि पाकिस्तान में हम समझते हैं जो हुकूमत है और हुकूमत का जो सरबराह है, वही पार्टी को आगे लेके जाने में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर कोई, ये पहली एग्जांपल है पाकिस्तान में आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम कि जो लीडर ऑफ द पार्टी है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं। अदरवाइज अगर आप देखिए, नवाज शरीफ जो पहले थे, शहबाज शरीफ थे प्राइम मिनिस्टर पहले, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, ये उससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया है। लेकिन ख्याल है कि वो एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ ने खुद बैक सीट ली है। और उन्होंने बैक सीट इसलिए ली है कि अगर वो एक्टिव होंगे तो हुकूमत के लिए बहुत से मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि वो फैसले कर रहे होंगे पार्टी की तरफ से जो कि हुकूमत के लिए शायद इतने अच्छे ना हों। तो इस वजह से उन्होंने बैक सीट ले लिया है और इस वजह से पार्टी मुनज़्ज़म नहीं होगी। और जब अगला इलेक्शन आएगा, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आएगा या जो भी इलेक्शन आएगा, उसमें पार्टी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होगी, बिकॉज पार्टी को तो ऑर्गेनाइज होना चाहिए थ्रू आउट द पीरियड, चाहे वो हुकूमत में या ऑपोजिशन में। तो इस वक्त आप कह सकते हैं ना हुकूमती पार्टी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है एट द ग्रास रूट लेवल, ना ही ऑपोजिशन पीटीआई अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है एट द ग्रास रूट लेवल, जो कि बेहद जरूरी होता है किसी भी जमहूरियत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन बहुत से मसाइल और मईशत से लेकर सियासत तक इस वक्त की हुकूमत कई चैलेंजेस से निमटने की भरपूर कोशिश कर रही है और कहाँ कहाँ गलतियाँ सरजद कर रही है, इसकी निशानदही ज़ुबैर साहब ने भी की। एक मुख्तसर वक्फा और कुछ दीगर इशूज़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां पाकिस्तान में हर मरतबा इंतखाबात में कोई ना कोई तनाज़ा होता है या फिर उनको मुतनाज़ ही करार दे दिया जाता है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी रियासतों जिसमें अमरीका सर फहरिस्त है, उसमें जब इंतखाबात होते हैं तो उसके लिए एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से पूरा सिस्टम,
पूरा तरीक़ाकार चलाया जाता है। अगले हफ्ते अमेरिका में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसमें 2 ही इंपॉर्टेंट उम्मीदवार हैं जो कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन इस हवाले से वहाँ पर जो माहौल है उसमें मुख्तलिफ जो गैर अमरीकी लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, वो भी अहम किरदार अदा करते हैं और उसमें पाकिस्तानी भी सर-ए-फ़हरिस्त शुमार किए जाते हैं। अमरीकी सियासत में ऐसे एक फ़ाल किरदार, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया इस वक्त अमरीका में इंतखाबात के हवाले से माहौल कैसा है और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब कुछ दिन पहले इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उनकी रिहाई के लिए कुछ अफराद की तरफ से जो कि कांग्रेसमैन हैं, ख़त लिखा गया है जो बाइडन साहब को, जो कि इस वक्त अमेरिका के सदर हैं, और उनसे ये कहा गया है कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी हो रही है और इस हवाले से खान साहब को रिहा होना चाहिए, उनको सियासी कैदी नहीं होना चाहिए। आखिर वजह क्या है कि अमेरिका में बैठकर भी पाकिस्तान के हवाले से इतना दर्द रखा जा रहा है? क्या इसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बेहतरीन लॉबिंग करार दे सकते हैं? हमारे साथ मौजूद करने के लिए सरबरा मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर पहले तो ये फरमाइएगा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में आप कैसे एवेलुएट करेंगे? आप ट्रम्प साहब के हामियों में शामिल हैं, तो क्या ट्रम्प इस पोजीशन में हैं कि कामयाब हो सकें, या फिर जो दूसरी तरफ की पार्टी है, खातून उम्मीदवार उसमें सामने आई हैं और वो भी बड़ी वोकल हैं, आप क्या कहेंगे कि मुकाबला वन साइडेड है या दोनों तरफ मुकाबला बराबरी की सतह पर हो रहा है? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल इतने प्रॉब्लम मौजूद हैं और उनसे तवक्को रखनी कि वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतेगा और वो सात समंदर पार एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर देगा और एक सॉवरेन स्टेट के जुडिशियल प्रोसेस के अंदर इंटरफियर करेगा, इस तरह की सोचें रखना मेरे ख्याल में कोई मुनासिब नहीं होगा। इसका कोई भी प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, माजी में बिल्कुल इस तरह नहीं हुआ है। अमेरिका के अंदर इलेक्शन जो है, दूसरा डोनाल्ड ट्रम्प साहब अमेरिका का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो पाकिस्तान का इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। आपको खुद पता है इस वक्त दुनिया जल रही है। इस वक्त अगर देखा जाए तो गाजा के अंदर जो जेनोसाइड है वो एक तवज्जो उसकी उस पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, ये जरूर मैं एडमिट करूंगा कि जो सबसे ज्यादा खूबसूरत काम किया गया है कि दुनिया को बताया गया है कि किस तरीके से अमेरिकन लेजिस्लेटर्स जो हैं उनके ऊपर असर डाला जा सकता है। लेकिन ये लोग, मैं हैरान हूं कि 1 साल पहले यही लोग कहते थे कि ये हमारी रजीम खत्म की गई है, हमें एब्सोल्युटली नॉट की सजा दी गई है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के ऊपर इन्होंने एक पूरी पार्टी खड़ी कर ली। आज फिर उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि हमें जेल से निकाला जाए। ये खुला तजाद है। पता नहीं 25 करोड़ लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। ये पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान को बचाना, पाकिस्तान की सियासी पुख्तगी, आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपका फर्ज है। मेरा ये क्वेश्चन होगा कि काश क्या अच्छा होता कि असेंबलियों से रिजाइन ना दिया जाता, अपोजिशन में बैठा जाता, लोगों की जमहूरी तरबियत की जाती, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के प्रोग्राम ना बनाए जाते, लेकिन बरअक्स किया गया। एक एक वाहिद शख्स के लिए आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, 127 जरीदे लिखे जा चुके हैं, कांग्रेसमैन और सेनेटरों की मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। काश क्या अच्छा होता कि ये सारी चीजें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किए जाती, गरीब लोगों की बातें की जाती। आज 3 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, उनके बारे में सोचा जाता। इस वक्त 4 करोड़ बैगर जो कि आपका ट्रेडमार्क बन चुके हैं, उनके बारे में बात की जाती। लोगों के बच्चों को डी चौक पे लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जबकि अपने बच्चे लंदन में ठंडे माहौल में बैठ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं आप पाकिस्तान के साथ? मेरी ये समझ से बाला था। ये भी फरमाइएगा कि अमरीकी सदारती इंतखाबात का पाकिस्तान पर बराह रास्त कोई असर होता है? बिल्कुल इसका असर होता है। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि बराक ओबामा के पीरियड में पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक हुए। पाकिस्तान का एक वजीर आजम 4 साल अमेरिकन प्रेसिडेंट के मिन्नतें करता रहा कि टेलीफोन कॉल की जाए, उन्होंने नहीं की। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो किस तरीके से उनको एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस के अंदर इनवाइट किया, प्रोटोकॉल से रिसीव किया, इज्जत दी। माजी के अंदर देखा जाए तो जितने भी रिपब्लिकन दूर रहे हैं, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की जियोग्राफिक इंपॉर्टेंस पे तवज्जो दी है। आपके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए गए, आपके साथ दूसरे मुआहदे किए गए। तो ये देखा जाए तो ये पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने एलाइज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये रिपब्लिकन से दूर का पोर्टफोलियो है, उनका मैंडेट होता है, उनका ये उन्हीं के इरादे होते हैं। वर्सेस इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका इज लीडरलेस राइट नाउ, इज होपलेस। मेरा ये क्वेश्चन है किसी भी कॉमन सेंस वाले बंदे से कि अगर पूछा जाए तो आज अमेरिका को कौन चला रहा है? जो बाइडेन का कोई पता नहीं कि वो किस बेसमेंट में बैठे हैं,
किस बीच पर लेटे हैं, आइदर वो हॉस्पिटल में है या व्हाइट हाउस में है। इस वक्त अमेरिका इस बिल्कुल कंप्लीटली हेडलेस है। उन्होंने इलेक्शन से विड्रॉ किया इस बेस पे कि उनकी सेहत खराब है, लेकिन अमेरिका को कौन चला रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं पहले माजी में कहा जाता था कि अगर अमेरिका को जुकाम होता है तो दुनिया को बुखार हो जाता है, और वही हो रहा है। इस वक्त दुनिया को बुखार है। तो आप देखें कि जो वैक्यूम अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने और जो पेंटागन ने छोड़ा है आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, उसको चाइना और रशिया फिल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बीबी नेतन्याहू इस चीज का फायदा उठा रहा है। आपने देखा होगा कि रशिया ने अपने हमले तेज कर दिए हैं कि उन्हें पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो जंग को रोकना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं इनको अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की एक वीक वीक रजीम है उसके साथ अटैच कर। अभी कुछ दिनों पहले अमरीकी कांग्रेसमैन की तरफ से खत लिखा गया है जो बाइडेन साहब को, खान साहब की रिहाई के हवाले से। आपके ख्याल में इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या उनकी रिहाई की कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है? एब्सोल्युटली नॉट। और क्या ही अच्छा होता कि ये कांग्रेसमैन लेटर लिखते कि 21 मिलियन इलीगल लोगों ने जो बॉर्डर क्रॉस किया है उसका बंदोबस्त किया जाए। क्या ही अच्छा होता ये कांग्रेसमैन ये लेटर लिखते कि गाजा के अंदर जो 45,000 लोगों का जेनोसाइड हो रहा है उसका कुछ किया जाता। वहां भी ह्यूमन राइट्स हैं, वहां भी ह्यूमन लिबर्टीज, सिविल लिबर्टीज को जो है उनको पामाल किया जा रहा है, लेकिन 5-5, 10-10 हजार डॉलर या इससे ज्यादा पैसा दिया जाता है। फिर लोग इस वक्त समझते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। और अगर ये जिहाद का हिस्सा है कि उसी कंट्री के मिन्नतें तरले करना जिनके बारे में खुद पहले कहा जाता था कि ये हमारी रजीम हटाई है, ये हमें एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी जा रही है। लेकिन ये लोगों को सोचना होगा हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारे बच्चे इंग्लिश और मैथ से कितना दूर जा चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम आगे किस तरह पढ़ पाएंगे। ये माँ बाप का फर्ज है जिनके बच्चे सारा दिन सड़कों पे फिर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और एक सूबा दूसरे के ऊपर हमला आवर है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। सर, ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अरसे से अमेरिका में लॉबिंग करती आ रही है, और अब ट्रंप साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनकी जमात के अंदर भी खासी लॉबिंग की गई है पीटीआई की तरफ से। तो आपके ख्याल में अगर डोनाल्ड ट्रंप बहैसियत अमेरिकन प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाते हैं तो इससे खान साहब को कोई डायरेक्टली फ़ायदा पहुँच सकेगा? मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये है कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट पिक हो रहे हैं या कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनेंगे वो। हाँ, ये जरूर है कि और दूसरा मैं ये कहूंगा, देखें ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जिस पार्टी की आप बात कर रही हैं वो काले बकरों पे और काले जादू पे वो उनका ज्यादा फोकस है कि और मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के आसपास पहले काले बकरे और काला जादू नहीं देखा। अब देखें इस साल क्या होता है, मे बी यू नेवर नो। लेकिन मेरे ख्याल में अपने सारे एग्स एक बास्केट में रख देने, और आज से साल पहले आपने उनको डेविड लू के ऊपर आपने जो कुछ किया है, जिस तरीके से आप उनको बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। इस पे लोगों को चाहिए वो अकल के नाखून लें और देखें कि व्हाट इज आवर फ्यूचर, हु इज गुड फॉर अस। आप अपने बच्चों को देखें कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दें कि बजाय सड़कों पे खुला छोड़ दें और लोग अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए उनको इस्तेमाल करें। मैं इससे बिल्कुल कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। सरबरा मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प रिप्रेजेंटेशन अपनी दे रहे थे, और यकीनन उम्मीदें उनकी भी बहुत बुलंद हैं कि ट्रम्प कामयाब होंगे। अब देखना ही होगा कि आया इन इंतखाबात में जमहूरी अमल के ज़रिए किसको मुंतखब किया जाता है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद कुछ बात करेंगे FBR के हवाले से। जितने रिफॉर्म्स किए गए हैं अभी भी एक लंबा सफ़र बाकी है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो लोग जो कि टैक्स नेटवर्क का हिस्सा नहीं है उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिशें की जा रही हैं। किस तरह, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF से होने वाले मुआहदे में अहम तरीन शराइत में एक शर्त ये भी थी कि FBR में बुनियादी तौर पर रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये वो मसला है जो कि दहाइयों से पाकिस्तान की हुकूमतों को दरपेश रहा है, लेकिन सही मायनों में FBR में रिफॉर्म्स उस तरीके से कभी भी न तो अमल दरामद हो सके और ना ही उनके ऊपर अमल करने के लिए संजीदा कोशिशें की गई। लेकिन इस मरतबा हुकूमत की तरफ से बड़ी संजीदा नौयत के इक़दाम किए गए, बहुत सी चीज़ों को तब्दील किया गया, रीस्ट्रक्चरिंग करने की भी कोशिश की गई, और उसमें कई इक़दाम ऐसे भी किए गए, मंसूबे ऐसे भी शुरू किए गए जिसमें न सिर्फ जिनका बुनियादी मकसद ये था कि जो ताजिर कम्युनिटी है उसको फैसिलिटेट किया जाए, बल्कि आम लोगों को भी टैक्स नेटवर्क में लाया जाए, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला रहा है कि पाकिस्तान में बहुत कम तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि टैक्स नेटवर्क का हिस्सा हैं। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा था कि कई इक़दाम में से एक अहम कदम ये था कि ताजिर कम्युनिटी को इस नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाए, उनको टैक्स देने के ऊपर कायल किया जाए, और इसके लिए तकरीबन जो टारगेट सेट किया गया था दिसंबर तक, वो 25 अरब रुपए जमा करने का टारगेट था। लेकिन उससे अभी हुकूमत काफ़ी दूर नज़र आती है। वजह क्या है कि हुकूमत की तरफ से इतनी सहूलियात मराद देने के बावजूद भी अवाम जो है वो सही मायनों में इसके ऊपर आया
कायल नज़र आते हैं या फिर नहीं, इसी के ऊपर बात करेंगे। और नया इस मरतबा हुकूमत की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नईम मीर साहब, जो कि चीफ कोऑर्डिनेटर हैं ताजिर दोस्त स्कीम प्रोग्राम के। नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि चलें, आम लोगों के टैक्स नेटवर्क में आने का मरहला बाद का है, लेकिन ये जो ताजिर दोस्त नेटवर्क बनाने की कोशिश की गई थी, इसमें शुरू में जब ये एप्लीकेशन आई थी तो कहा जा रहा था कि 5,000, 10,000, 15,000 के करीब ताजिर आए हैं। अब आपके ख्याल में इसको आप ये क्लेम कैसे करेंगे कि क्या ये कामयाब साबित हुई है या अभी भी रिस्पांस इसमें काफ़ी स्लो है? देखें जी, ताजिर दोस्त स्कीम तो पहले 6 शहरों में आई, बड़े शहरों में जो कैपिटल थे, और साथ एक रावलपिंडी था। बाद में इसको 42 शहरों तक इसका दायरा कार बढ़ाया गया। लेकिन यह है कि आपको एक बात समझना होगी कि एफबीआर का अदारा जो है, ये अदारा एदाद शुमार नहीं है कि इसने जो है ना स्टेटिस्टिक्स इकट्ठे करने हैं और लोगों को जनाब इनकी तादाद को आपको बताना है। तादाद मैटर ही नहीं करती है एफबीआर के काम। एफबीआर के काम में मैटर करता है टैक्स की अमाउंट्स, जहाँ टैक्स एवेड होते हैं, जहाँ पर टैक्स लागू हैं वहां से वसूल नहीं हो रहे, कोई टैक्स डॉजर्स हैं जो डॉज दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के 5% लोगों का मसला है एफबीआर के साथ मुतल्लिका। बाकी तो पाकिस्तान के लोगों का मसला ही नहीं है। ये आम आदमी का, आम शख्स का या किसी छोटे तरीन ताजर का तो ये मसला नहीं जो बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो ये एक चीज मैं इसकी पहले आपको वजाहत कर दूं। अभी तक 73,000 74,000 के करीब लोग जो है इसमें रजिस्टर्ड हो चुके थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये टैक्स साल 2024 की रिटर्न जमा करवानी थी और ये मरला स्टार्ट हो चुका था और अभी 31 अक्टूबर तक इसकी आखिरी तारीख है। 2 बार इसमें तोसी हुई है, तो इसमें नए लाखों लोग जो हैं वो फाइलर बने हैं। तो लामोहल्ला ये वही लोग हैं जिनको ताजिर दोस्त स्कीम के जरिए फाइलर बनाने का एक प्रोग्राम बनाया गया था। तो अभी ये नॉर्मल रजीम में रहते हुए भी फाइलर बन रहे हैं। तो ये ताजिर दोस्त स्कीम का ही कल को हिस्सा बनेंगे जाके, जब ताजिर दोस्त स्कीम के तहत इन लोगों को टैक्स किया जाएगा। अच्छा, लेकिन सर ये बताएं कि चलें, आप ये कह रहे हैं कि अभी तक तो ये कामयाबी से चल रही है ये चीज़। एक तो ये कि वजह क्या थी, ताजिर प्रेफर क्यों कर रहे थे कि हम टैक्स नेटवर्क में नहीं आए? दूसरा, ये जो एक टारगेट रखा गया था हुकूमत की तरफ से दिसंबर तक 25 अरब रुपए जमा करने का, उससे हुकूमत कितना दूर नज़र आती है? क्योंकि कहा जा रहा था कि शायद इसके करीब करीब पहुँच जाएंगे। तो अभी हमारा स्टेटस क्या है, मतलब हुकूमत कहाँ पहुँच सकी है, किस फिगर तक पहुँच सकी है? देखिए जी, ये एक एडवांस टैक्स कलेक्शन का एक प्रोग्राम था जो ताजिरों से इकट्ठा किया जाना था। और इसमें जो है वो सालाना टारगेट था तकरीबन 50 अरब रुपए का। तो इसमें हुआ यूं कि जब एडवांस टैक्स की बात की गई तो ताजिर सरापा एहतजाज हो गए, उन्होंने देने से इनकार कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने एहतजाज और हड़ताल शुरू कर दी। फिर एफबीआर ने इनके साथ बैठकर जो है मुज़ाकरात किए और फिर इसमें मुतअद्दिद तरामीम जो हैं उनको मुतारफ़ कराने की बात की गई। और अभी तक वो जो है वो इसी मरहले से हमारा जो एसआरओ है ताजिर दोस्त स्कीम का, वो इसी मरहले से गुजर रहा है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, बिकॉज ये जो एडवांस टैक्स है ये जिस सेगमेंट और सेक्टर से लिया जाना है वो ऑलरेडी इसी ही नॉर्मल रजीम के अंदर अपने रिटर्न्स भी फाइल कर रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं। तो ये जो अदाद शुमार है इस हवाले से ये जो है ये क्लियर होंगे तब जब ये सारा सिस्टम जो है ये मुकम्मल हो जाएगा 31 अक्टूबर तक। ठीक। अच्छा, मुझे लास्टली सर ये फरमा दीजिएगा कि आपके ख्याल में जो लोग चाहे वो ताजिर हैं या आम शहरी हैं, अगर टैक्स नेटवर्क में नहीं आते, क्या एक मतलब फिर तौसी देने की एक ऑफ़र की जाएगी हुकूमत की तरफ से? और दूसरा, अगर नहीं आते हैं तो अल्टीमेटली अब हुकूमत किस तरफ जाएगी? क्योंकि मोबाइल सिम्स वगैरह बंद करना और ये चीज़ें तो कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या सख्त इक़दामात हो सकेंगे? देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर ये बरसा बरस से ये रवाज चल रहा है कि हमने कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं, फाइलर्स हैं, नॉन फाइलर्स हैं, फिर उसके बाद एक लेट फाइलर्स की कैटेगरी डिफाइन कर दी गई। तो ये सारी जो टर्म्स बताई जाती हैं ये नहीं होती और इसीलिए वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन एफबीआर इस दफ़ा इस बात को दोहरा भी चुके हैं बार बार कि ये नॉन फाइलर कैटेगरी ही बुनियादी तौर पर गलत है और इसको जा रहे हैं। और जब ये नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म हो जाएगी तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ताजिर तबके को होगा जो कि अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते और जो डॉक्यूमेंटेड रजीम है उसका हिस्सा नहीं बनते। तो फिर इनकी जो परचेजेज हैं, यानी ये माल कहीं से खरीदते हैं अपना सामान तिजारत किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी इंपोर्टर से, तो ये वहां भी नॉन फाइलर रहते हुए ये
सामान तिजारत को खरीद नहीं सकेंगे। जब इनके पास सामान तिजारत ही दस्तयाब अपने नाम से नहीं होगा तो फिर ये उसको बेच भी नहीं सकेंगे, बैंक अकाउंट अपना मेंटेन नहीं कर सकेंगे, ये कोई प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे, गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे, मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो इनके लिए बड़ी मुश्किलात बन जाएंगी। तो यही वजह है कि हम समझते हैं कि अगर ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना है तो उनको उनके लिए मुश्किलात में कमी हो तो उनको फौरी तौर पर फाइलर बन जाना चाहिए और ये 31 अक्टूबर तक अपने रिटर्न्स फाइल कर देने चाहिए। क्योंकि उनका माली नुकसान भी है, क्योंकि जो अगर नॉन फाइलर अगर वो फाइलर नहीं बनते तो एक तो वो टैक्स भी कई गुना ज्यादा अदा करते हैं और फिर उसके बाद उनके लिए ठीक। मुश्किलात भी बेपनाह हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब सर, आपके खिदमत। चीफ कोऑर्डिनेटर ताज दोस्त स्कीम हुकूमत की तरफ से मुंतखबा नुमाइंदे। यकीनन एक इनिशिएटिव तो है हुकूमत का और ताजरों को रिलीफ देने की कोशिश भी की जा रही है। बुनियादी मकसद ये है कि टैक्स नेटवर्क बढ़ाया जाए और वो ताजर जो कि हज़ारों की तादाद में इस नेटवर्क से बाहर हैं और नाजायज़ तरीके से आमदन बढ़ा भी रहे हैं लेकिन हुकूमत को इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उनको इस नेटवर्क में लाया जाए। लेकिन देखना ये होगा कि डेडलाइन ख़त्म होने के बाद हुकूमत आया उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए तैयार भी होती है या फिर नहीं। सी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।